हाय एवरीवन। आ जाइए भाई फटाफट से। वेलकम बैक, गुड इवनिंग। हाय, हेलो पूजा, रीना, कुलबीर आप फिर से आ गए स्क्रीनिंग बैच में। आप तो मुझे ध्यान आ रहा है कि साइकोलॉजी बैच में भी थे, हिंदी लाइव बैच में भी थे। चलो भाई, बहुत बढ़िया। इसका मतलब स्टेट पास करके सारे आगे स्क्रीनिंग की तैयारी करते हैं ना। एक बच्चे पूछ रही है कि ये क्लास किस चीज़ के लिए है। बेटा ये नहीं पता आज तक ये क्लास किस चीज़ के लिए आपने बैच खरीदा है। ये बैच स्क्रीनिंग का है, HSSC का है, CET का है, KVS DT, हर एक एग्जाम में काम आएगा भाई। KVS का है, DSSB का है, SST का है, सबका है। चलो करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास स्टार्ट। आ जाइए भाई फटाफट से। एक देखो भाई, अगर कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री नहीं है उनको अटेंड नहीं करनी। बच्चे ये कॉमन बैच है, यहाँ पर मैं सब्जेक्ट के रूप में हिस्ट्री नहीं पढ़ा रही आपको, मैं TGT हिस्ट्री नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं आपको हिस्ट्री एज ए GS सेक्शन पढ़ा रही हूँ। जनरल स्टडीज आप चाहे KVS दो, DT+ भी दो, NVS दो, हरियाणा स्क्रीनिंग दो, CET दो, हर जगह हिस्ट्री के 4-5 क्वेश्चन आते हैं बच्चे। मैं यहाँ पर GS पढ़ा रही हूँ, मैं SST नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो डोंट बी कंफ्यूज कि मैम मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं है, सबके काम आएगी। कल हमने जो स्टार्ट किया था, अब मैं किसी के भी कमेंट्स पे कोई भी ध्यान नहीं दूंगी, ठीक है। डायरेक्ट हम अपनी क्लास पे काम करते हैं, ठीक है। सब कुछ मिलेगा, शांति रखो। किसी बच्चे ने मुझे ये बोला ना PDF मॉक टेस्ट ये वो, बैच शुरू हुए मात्र 2 दिन हुए हैं, सब कुछ मिलेगा, शांति से चुपचाप पढ़ाई करो। देखिए हाँ, बच्चे हमने कल की क्लास में स्टार्ट किया था हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, और आज की क्लास में हम एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पहला टॉपिक अपना। इससे पहले जो बेसिक्स डिटेल्स है ताम्र पाषाण वो भी मैं दूंगी, लेकिन आई नो हिस्ट्री को कैसे पढ़ाया जाए कि आपको इंटरेस्टिंग फील हो, ठीक है। हाँ, तो आज हम बात कर लेते हैं अपने पहले टॉपिक की, और अपने पहले टॉपिक का नाम है हड़प्पा संस्कृति, ठीक है भाई। क्लास ओके चल रही, देख लो। हम एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पहला टॉपिक अपना। इससे पहले जो बेसिक्स डिटेल्स हम देखिए तो सबसे पहला टॉपिक है इंडस सिविलाइजेशन, हड़प्पा संस्कृति, या इसको हम बोलते हैं इंडस सिविलाइजेशन, या हम इसको बोलते हैं कांस्य युगीन सभ्यता, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, या हम इसको बोलते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। देखिए बच्चे, आज हम हिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है हड़प्पा संस्कृति, सिंधु घाटी की सभ्यता। आपके अब किसी भी प्रकार के किसी भी कमेंट का मैं रिप्लाई नहीं करूंगी, बिल्कुल लास्ट में करूंगी। कमेंट में सबके देख रही हूँ, ठीक है। तो लास्ट में रिप्लाई मिलेगा। पढ़ाई के बीच में सिर्फ पढ़ा करो, आपके तो डाउट्स खत्म ही नहीं होते। कभी PDF का डाउट, कभी क्लास का डाउट, कभी टेस्ट सीरीज का डाउट। जब मैंने कहा कि अभी बैच ज्वाइन किया, आराम से धीरे धीरे पढ़ते जाओ, सब कुछ मिलेगा और पेपर भी क्रैक होगा, रिजल्ट भी मिलेगा। देखिए, तो आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं भाई हड़प्पा संस्कृति, जिसका नाम है कांस्य युगीन सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, या हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडस सिविलाइजेशन। सबसे पहले हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है, यार ये हड़प्पा संस्कृति है क्या। कॉन्सेप्ट पे फोकस किया करो, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा हमेशा बातों पे फोकस करते हैं, जो बातों पे फोकस करते हैं उनका भला नहीं होता है। तो मैं हमेशा एक ही बात कहूंगी, जब पढ़ाएं, जितनी देर आपके लाइव लेक्चर्स हों, जस्ट फोकस हम आपको क्या दे रहे हैं, ठीक है। और ये कमेंट सेक्शन में रोज हाइड करना भूल जाती हूँ, कल से याद रखूंगी। हाँ, अब देखिए, तो हम बात कर लेते हैं हड़प्पा संस्कृति, इंडस सिविलाइजेशन। तो सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन आता है भाई कि ये हड़प्पा संस्कृति क्या है, कहाँ से निकल गई ये हड़प्पा संस्कृति, कैसे पता चल गया हम लोगों को हड़प्पा संस्कृति के बारे में, कैसे पता चली सभ्यता। इसका जब हम टाइम पीरियड बात करें तो आपको पता है C14 जो पुरानी चीज़ों की आयु को हम निर्धारित करते हैं, तो आपको बहुत सारी बुक्स में इसका टाइम मिलेगा 2500 से 1500, ठीक है। 2500 से 1500 BC। ये उल्टा क्यों चल रहा है, कल की क्लास में समझाया था, ठीक है। बट आपको जो यदि ऑप्शन मिले 2350 से 1750, यदि आपको ये भी ऑप्शन साथ में गिवन हो तो आप इस ऑप्शन को टिक करके आना, अदरवाइज इस ऑप्शन को टिक करके आना, क्योंकि NCERT ये ऑप्शन कहता है और कॉम्पिटिटिव बुक ये ऑप्शन कहती है, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन मिले तो यू शुड गो विद 2350 से 1750 वाले ऑप्शन के साथ आप चले जाएंगे। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है, यार कैसे ये हड़प्पा सभ्यता निकली। तो सबसे पहले समझते हैं इन दो शब्दों का मतलब। एक है हड़प्पा, हड़प्पा इज नथिंग, हड़प्पा इज अ प्लेस, ठीक है। हड़प्पा एक प्लेस का नाम है,
और वहां पर आती है एक सभ्यता। सभ्यता मीन्स होता है संस्कृति। संस्कृति क्या होता है, 5-10 लोग आपस में बैठे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, अपनी सुना रहे हैं, आप मेरी सुन रहे हो, मैं आपकी सुन रही हूँ, तो दिस इज द वे। तो ये जो चीज होती है ये क्या होती है भाई, संस्कृत होती है, ठीक है। ये क्या होती है, सिविलाइजेशन होती है, संस्कृति होती है। हम लोग आपस में बैठ गए, बातें कर रहे हैं, अपनी भाषा निकाल दी, अपनी बोली निकाल दी, तो ये जो चीज होती है ये क्या होती है भाई, ये संस्कृतियां होती हैं, ये कल्चर होते हैं, ठीक है। तो हड़प्पा संस्कृति की हम बात करें तो इट मीन्स यहां पर हम पढ़ रहे हैं इंडस सिविलाइजेशन के बारे में, हड़प्पा संस्कृति के बारे में। अब माइंड में आता है यार ये कहां से आ गई संस्कृति इतनी प्राचीन। यदि हम बात करें आज की क्लास तो लगभग 4200-4300 साल पुरानी है, तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है यार कहां से आ गया ये इतना सारा पुराना जमाना। तो होता क्या है, सबसे पहले एक आपको पता है लाहौर से कराची एक रेलवे ट्रैक खोदा जा रहा था, ठीक है। एग्जैक्टली इसकी जो शुरुआत होती है, कुछ पर्सन के नाम हैं जो मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगी। सबसे पहले एक बंदे का नाम है जिसका नाम है चार्ल्स मेसन, ठीक है। सबसे पहले एक इंसान का नाम है जिसका नाम है चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन नाम का जो पर्सन है जिसने सबसे पहले कहते एक टीला सा देखा था, ठीक है। सबसे पहले एक टीला सा देखा था और इसने ये कहा कि मुझे कुछ दिख रहा है, मुझे कुछ दिख रहा है। लेकिन इसकी बात वो कहते हैं ना एक हरियाणवी में आई गई होगी, किसी ने फोकस ही नहीं किया कि भाई ये चार्ल्स मेसन कर क्या रहा है। बस ये कहता है कि मुझे ना कुछ दिख रहा है, टीला सा टाइप में दिख रहा है, बट इसने आगे कुछ भी नहीं कहा, ना ही कोई बात करी, ना ही कुछ उस चीज के ऊपर काम किया चार्ल्स मेसन ने। और चार्ल्स मेसन की कहानी वहीं पर थोड़ी सी खत्म हो जाती है। फिर होता क्या है, उस टाइम जब आपको पता हड़प्पा है तो 4200-4300 साल पुरानी, लेकिन ये खोज में आई थी 1921 में। ये खोज में आई थी 1921 के अराउंड। कैसे आई थी आपको पता है भाई, लॉर्ड डलहौजी जब गवर्नर जनरल बने थे, तो जब लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बने थे तो बहुत सारी रेलवे, आपको पता भारत में रेलवे चल पड़ी थी, तो रेलवे ट्रैक्स जगह जगह बिछने लगे थे। तो वहीं पर क्या होता है, 2 अंग्रेज अधिकारी होते हैं, सब बताऊंगी क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे, कनिंघम और बर्टन बंधु, ठीक है। कनिंघम इनका अध्यक्ष होता है और 2 बर्टन बंधु होते हैं जो क्या होते हैं भाई, रेलवे ट्रैक की खुदाई का काम कर रहे होते हैं। बर्टन क्यों बोला, इनका सरनेम था बर्टन, बंधु मीन्स भाई, ठीक है। तो 2 बर्टन बंधु, मतलब बर्टन बंधु का मतलब बर्टन इनका सरनेम था, और बर्टन बंधु थे जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन। ये दोनों क्या कर रहे थे भाई, कनिंघम की अध्यक्षता में अपनी जो कराची से लाहौर जो रेलवे ट्रैक बिछाई जानी थी उसके ऊपर काम कर रहे थे। अब होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा कि हड़प्पा कैसे प्रकाश में आया। तो जब ये अपनी रेलवे ट्रैक को बिछा रहे थे तो इनको बीच में कुछ कुछ ईंटें जगह जगह मिल रही थी। जब ये रेलवे ट्रैक का काम कर रहे थे, इनके माइंड में आया यार बार बार ये ईंटें वींटें क्यों आ रही हैं। फिर इनको लगा यार पता नहीं क्या हो रहा है, ये बार बार ईंटें क्यों आ रही हैं। पर आपको पता अंग्रेज कभी भारतीयों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि उनको लगता था यार कुछ नहीं है, भारतीय वालों के पास क्या मिलेगा, ये हमें इतना ध्यान तो देते नहीं थे, ठीक है। तो होता क्या है, फिर धीरे धीरे ये आगे चलने लग जाते हैं। फिर इनको फिर से ईंटें वींटें मिलती है, फिर बंदा सोचता है यार पता नहीं कौन सा खजाना दबा है, देख लेना तो इसको निकाल के। लेकिन इन्होंने देखा, बट इन्होंने भी इस चीज को थोड़ा सा मतलब इग्नोर मार दिया, बहुत ज्यादा इसके ऊपर काम नहीं किया बटन बंधुओं ने भी, ठीक है। तो इनकी भी कहानी यहाँ से क्या हो गई भाई, खत्म हो गई। फिर क्या होता है, फिर एक पर्सन होता है जिसका नाम है जॉन मार्शल, ठीक है। फिर जॉन मार्शल आपको पता है उस टाइम आता है 1921 के अराउंड, और हमारे भारत में एक पुरातत्व विभाग, मतलब जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है जो पुरानी चीज़ों की स्टडी करता है, लॉर्ड कर्जन के समय में, तो लॉर्ड कर्जन ने उस डिपार्टमेंट को बना लिया था, ठीक है भाई। थोड़ा धीरे स्लो पढ़ाऊंगी, तुम्हें ज़्यादा स्लो पढ़ने की आदत है, पॉइंट्स को स्लो ही समझाऊंगी, सब रिपीट करूंगी, मैं तो भूमिका बना रही हूँ बस थोड़ी सी, ठीक है। तो जॉन मार्शल जो क्या होता है भाई, अध्यक्ष होता है। जैसे आपको पता है लॉर्ड कर्जन ने जो पुराने डिपार्टमेंट होते हैं, जो पुरातत्व विभाग होता है, उनकी अध्यक्षता का काम जॉन मार्शल ने किया था, ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने उसको एस्टैब्लिश किया था, फिर जॉन मार्शल ने धीरे धीरे आगे बढ़ाया। फिर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में क्या हो गया, एक बंदा था जो होता है दयाराम साहनी, ठीक है। तो दयाराम साहनी ने इस चीज़ों पर बहुत अच्छे से काम किया भाई। वो रेलवे ट्रैक में क्या मिला था क्या नहीं मिला था, इसने उन खबरों को सुना और उन खबरों के ऊपर सही मायने में एनालिसिस किया। किसने भाई, दयाराम साहनी, ठीक है। सही मायने में एनालिसिस किया किसने, दयाराम साहनी ने। एक मिनट, ये ना स्क्रीन पता नहीं, मुझे आती नहीं सेट करनी, कोई नहीं, इधर लिखूंगी नहीं मैं अब। ये उधर से स्क्रीन जो कट रही है ना, मैं उधर साइड अब जाऊंगी नहीं लिखने के लिए, ठीक है। देखो मैं मेन पॉइंट आपको बताती हूँ, आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। होता क्या है, रेलवे, सिंपल सी भाषा में समझो भाई, भारत में कुछ भी नहीं था, भारत में कुछ भी नहीं था।
एक बंदा है सबसे पहले जिसका नाम है चार्ल्स मेसन, उधर नहीं दिख रहा छोड़ दो उसको। एक बंदा है जिसका नाम होता है चार्ल्स मेसन, इसको है ना, उसको भूल जाओ जो मैंने बताया है, पॉइंट पे आते हैं। एक बंदा है चार्ल्स मेसन जिसने सबसे पहले एक टीला सा दिखाई दिया, एक टीला सा। तो ये सोचता है यार ये क्या है टीला, लेकिन ये सोचता छोड़ यार कुछ भी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या होता है, फिर दो भाई आते हैं जिनका नाम है बर्टन बंधु। बर्टन उनका सरनेम होता है तो उनको नाम दे दिया गया बर्टन बंधु, जिसमें जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन था। इनके नाम याद करने की जरूरत नहीं, बताऊंगी क्वेश्चन क्या क्या याद करना है। फिर ये दोनों जब रेलवे ट्रैक की खुदाई कर रहे थे, इनको बहुत सारी ईंटें ईंटें फिर से मिलने लगी, लेकिन अंग्रेज थे, इन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, भाई क्या होगा भारत में, क्या संस्कृति है, छोड़ो। फिर इन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर क्या होता है, फिर जॉन मार्शल एक कमेटी बनाता है पुरानी चीजों की सर्च वर्च करने के लिए। अब जब जॉन मार्शल जब कमेटी बनाता है तो उसमें एक बंदा नियुक्त करता है जिसका नाम होता है दयाराम साहनी। और ये दयाराम साहनी की हेल्प से, मतलब जॉन मार्शल आप ये कह सकते हो दयाराम साहनी के साथ मिलके, या दयाराम साहनी जॉन मार्शल के साथ मिलके पूरी खोजबीन करते हैं कि क्या वो ईंटें मिली थी, क्या वो टीले थे, क्या थे जिसके ऊपर जिक्र चला था, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। तो इन दोनों ने वो खोज निकाला, और जब इन्होंने खोजा खुदाई में तो इनको दिखा एक बहुत बड़ा सा ऐसे ऐसे ईंटें 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 से बिछी हुई थी, जैसे स्नानागार आपने सुना होगा, हड़प्पा संस्कृति वाला स्नानागार, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी बड़ी 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 चीजें इनको दिखाई दी, और इनके माइंड में एक सेट हो गया कि यार ये इतनी सारी चीजें हैं, इसका मतलब यहाँ कुछ तो है। फिर ये खुदाई करते गए और उनको बहुत सारी साइट्स धीरे 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 मिलती चली गई, ठीक है। अब यहाँ से आपको एग्जाम के लिए क्या क्वेश्चन करना, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन ही समझना ध्यान से, कि हड़प्पा संस्कृति की खोज किसने की। क्वेश्चन को समझते जाना, हड़प्पा संस्कृति की खोज किसने की। यदि आपसे पूछा जाए खोज किसने की, खोज, अब वो हड़प्पा नामक प्लेस पे मिले तो इसीलिए उसको हड़प्पा संस्कृति का नाम दे दिया गया। ये पाकिस्तान बलूचिस्तान वाली साइड थी। पहला क्वेश्चन बनेगा हड़प्पा संस्कृति की खोज किसने की, तो आपको ध्यान रखना है किसने की, भाई दयाराम साहनी ने, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति की खोज किसने की, दयाराम साहनी ने। किसने की, दयाराम साहनी ने, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आएगा, अब बोर्ड उधर से मैं लिखूंगी नहीं, मुझे ये सेटिंग आ नहीं रही है सेट करनी, कल सेट करवा लूंगी किसी से, मैं इधर ही लिख के समझाऊंगी, उधर नहीं जाऊंगी, उधर का छोड़ दो आप, ठीक है। तो खोज किसने की, भाई दयाराम साहनी ने। लेकिन क्वेश्चन ये आ जाए कि हड़प्पा संस्कृति के समय बंधु, जो दो बंधु थे वो कौन थे, तो आपको ध्यान रखना हड़प्पा संस्कृति के समय जो खुदाई में जो मतलब खुदाई के टाइम में जो दो बंधु इंट्रोड्यूस हुए तो वो कौन थे, तो वो कौन थे भाई, जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन, ठीक है। तो उनका नाम याद रखना, आपको उनका नाम याद रखना है जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हड़प्पा संस्कृति के खुदाई में जब उसको खोदा जा रहा था तो उस टाइम जो रेलवे ट्रैक का काम था तो वो कौन कर रहे थे भाई, बर्टन बंधु कर रहे थे। क्वेश्चन आ जाए किसके नेतृत्व में कर रहे थे, मतलब कौन था उस टाइम खुदाई करवाते टाइम, कौन जो बंदे थे जो खुदाई में सामने आए थे, तो वो कौन थे, एक तो यही चार्ल्स मेसन, और दूसरा कौन सा भाई, कनिंघम। कनिंघम, अब कनिंघम से क्या क्वेश्चन बनता है, कनिंघम से क्वेश्चन बनेगा कि हड़प्पा संस्कृति के समय जो पुरातत्व विभाग, हड़प्पा संस्कृति की जो खोज हुई तो उस टाइम जो पुरातत्व विभाग था उसको कौन संभाल रहे थे, या उसके अध्यक्ष कौन थे, या उसको कौन देख रहे थे, तो आंसर करोगे आप कनिंघम, आंसर करोगे कनिंघम। देखो 5 अलग अलग क्वेश्चन है यहाँ से जो आपको याद रखने हैं। फिर आपको क्वेश्चन याद करना है कि दयाराम साहनी के साथ कौन था, मतलब दयाराम साहनी के साथ जिसने हेल्प की तो वो कौन था भाई, वो माधव वत्स था। देखो 5 क्वेश्चन याद रखने हैं, छठा क्वेश्चन आपको याद नहीं करना, ना ही कंफ्यूज होना। अगेन आई रिपीट, मुझे पता थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा आपको। हड़प्पा संस्कृति की यदि सीधा सीधा क्वेश्चन आए खोज किसने की, आंसर करोगे दयाराम साहनी, बस क्वेश्चन नंबर 1। हड़प्पा संस्कृति की खोज करता दयाराम साहनी। हड़प्पा संस्कृति की खोज करता, खोज में सहायक, सहायक मतलब जो दयाराम साहनी के साथ थे, तो वो सहायक पर्सन पूछे तो माधव वत्स, कौन था भाई, माधव वत्स। क्वेश्चन आए हड़प्पा संस्कृति की जो खोज है किसकी अध्यक्षता में हुई, कहने का मतलब जब दयाराम साहनी ने उसको खोजा तो उस टाइम अध्यक्ष कौन था, तो उस टाइम अध्यक्ष था जॉन मार्शल। उस टाइम अध्यक्ष कौन था भाई, जॉन मार्शल। लेकिन क्वेश्चन आए हड़प्पा संस्कृति को सबसे पहले, क्वेश्चन को समझना, हड़प्पा संस्कृति को सबसे पहले प्रकाश में लाने वाला, प्रकाश में लाने वाला मतलब जिसने हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डाला। ये क्वेश्चन एज इट इज D++ GS में आ चुका था पिछली बार जो पेपर हुए अभी, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालने वाला मतलब लाइट डालने वाला है ना, इसका मतलब सबसे पहले जिसने बाहर निकाला अंधेरे में से, तो वो कौन था भाई, चार्ल्स मेसन। वो कौन था, चार्ल्स मेसन।
और हड़प्पा संस्कृति की जगह, मतलब जो पुरातत्व विभाग जिसने हड़प्पा संस्कृति के टाइम जिसने हैंडल किया था और जिसकी अध्यक्षता में रेलवे ट्रैक का काम चल रहा था, वो कौन था? कनिंघम। वो कौन था? कनिंघम। आई होप पांचों क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। इधर मत देखो बोर्ड दिख रहा है नहीं दिख रहा, जस्ट सिंपल सा याद रखना है। क्यों बताया मैंने 5 क्वेश्चन? क्योंकि आपको बुक में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन लिखे मिलते हैं कि हड़प्पा संस्कृति को खोजने वाले दयाराम साहनी है और हड़प्पा संस्कृति की खुदाई करने वाले आपको कहेंगे चार्ल्स मेसन है, ठीक है। बट एग्जाम में क्वेश्चंस घूम के आ रहे हैं, कोई नहीं पूछ रहा हड़प्पा संस्कृति का खोजकर्ता कौन है, क्योंकि सबको पता भाई दयाराम साहनी 1921 में हड़प्पा की खोज हुई। तो 1921 में हुई, फिर कार्बन डेटिंग से उन चीजों को एनालिसिस करा, फिर बताया कि ये चीज इतने साल पुरानी है और तभी से हड़प्पा संस्कृति का एक टाइम पीरियड रख दिया। क्लियर है भाई? समझ आ गई बात? बस 5 क्वेश्चन याद रखना। आगे चलें। खोजकर्ता दयाराम साहनी, हड़प्पा संस्कृति में सहायक माधव वत्स। सहायक कौन थे? माधव वत्स। और पुरातत्व विभाग के जनक हड़प्पा के टाइम किसको माना जाता है? कनिंघम को माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति पर सबसे पहले प्रकाश किसने डाला? चार्ल्स मेसन ने डाला। और दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज किसकी अध्यक्षता में की थी? तो जॉन मार्शल की अध्यक्षता में की थी। बस इतना सा याद रखना, बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। इनका ईयर याद करने की जरूरत नहीं है। वैसे बटन बंधुओं का ईयर था 1853 से 1856 तक, ठीक है, 1853 से 1856, बट नो नीड टू रिमेंबर द टाइम, ठीक है। चार्ल्स मेसन ने जब सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया 1826 का टाइम था, बट आपको याद रखना 1921 वाला टाइम, दयाराम साहनी वाला, ठीक है। क्लियर भाई? अब जैसे ही हड़प्पा, एक बच्चा कह रहा है मैम इंग्लिश में करवा दो। बेटा ये नेम है, नेम सेम है, हिंदी और इंग्लिश में नेम बिल्कुल सेम है। इतिहास जो है मतलब इसमें नाम ही नाम है, राजा ही राजा है, तो आप उसको इंग्लिश में लिखो या हिंदी में लिखो, एक ही बात है। बाकी मैं जो मेन वर्ड्स है उनको ट्रांसलेट कर दूंगी। अब क्वेश्चन आता है हड़प्पा जो संस्कृति थी वो किस शेप में फैली थी? अब हड़प्पा संस्कृति मिल गई, इसका क्या मतलब हुआ भाई? जो भारत है जगह जगह पे बहुत सारी साइट्स वहां पर मिल गई। अब जब हड़प्पा संस्कृति मिली तो क्वेश्चन आता है वो किस आकार में मिली? जैसे मैं यूं कह दूं कि भाई मैं पानीपत में रहती हूं, तो पानीपत का एक किनारा ये है, एक किनारा ये है, एक किनारा ये है और एक किनारा ये है। अब मैं इन चारों किनारों को जोड़ दूं तो हम ये नहीं कहते त्रिभुजाकार 56 शीतल 56। जब मैं कहूं एक किनारा ये है, एक किनारा ये है और एक किनारा ये है, और मैं इन चारों किनारों को ऐसे करके जोड़ दूं, ठीक है, मैं इन चारों किनारों को आपस में जोड़ दूं, तो यदि मैं इन चारों किनारों को आपस में जोड़ूंगी तो हम कहेंगे जो शेप निकली वो कैसी निकल गई भाई? वो इस तरीके से शेप निकल गई। तो कहने का अभिप्राय क्या है? हड़प्पा जो संस्कृति थी, जैसे कि मान लो भारत का मैप है, अब मैं ज्योग्राफी की टीचर हूं नहीं तो इसलिए मुझे मैप वैप अच्छे बनाने आते नहीं है, बट तुम मेरी भावनाओं को समझ जाना जो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। हड़प्पा जो संस्कृति थी मतलब बेसिकली मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए एक पूरा एरिया है, ठीक है, इस एरिया के, ठीक है भाई धीरे, क्या बात, मैंने आज तक इतने बैचेस पढ़ाए हैं, कोई भी बैच ने आज तक ये नहीं कहा कि मैम आप स्पीड में पढ़ा रहे हो। तुम्हें स्पीड क्यों लग रही है? चलो सबको मेरी मतलब बहुत स्पीड लग रही है क्या? बहुत स्पीड लग रही है तो भाई मैं धीरे पढ़ा दूंगी। अब देखिए, मान लो मैं कहूं धीरे पढ़ाएंगे, मान लो मैं कहूं कि ये एक पूरी जगह है, ठीक है, इस पूरी जगह में इतनी सी जगह है जहां पर हड़प्पा है, ठीक है। अब हड़प्पा का एक नगर यहां पर है भाई, हड़प्पा का एक नगर यहां पर है, हड़प्पा का एक नगर यहां पर है, ठीक है। पढ़ते टाइम है ना, पढ़ने पे ध्यान रखा करो, वीडियो को दोबारा देख के अपनी बेशक नोट कर लिया करो, क्योंकि पता है क्या, यूं नोट नहीं हो पाती जब हम ऑनलाइन क्लास में होते हैं, फिर वो पॉज करोगे तो मेरी क्लास आगे निकल जाएगी। तो लाइव के टाइम थोड़ा सा ये होता है, दोबारा जब आप वीडियो को देखोगे ना तो नोट डाउन करने का काम कर लिया करो। अब जितना नोट हो उतना साथ साथ पॉइंट नोट करा करो, लाइन टू लाइन नोट नहीं करते कभी भी, पॉइंट्स नोट करते चलो, ठीक है। अब देखिए, तो मान ले मैं कहूं भाई एक नगर यहाँ पे है, चलो मैं धीरे करवाऊंगी, एक नगर यहाँ है, एक नगर यहाँ है और एक नगर यहाँ है, ठीक है, आखिरी, और इन आखिरी सबको मैंने जोड़ दिया, और जोड़ के जो शेप निकल रही है मैंने कह दिया वो शेप है हड़प्पा की। तो ऐसे ही जब भारत की बात करें तो हड़प्पा का जो अंतिम छोर मिला, एक इधर मिला, एक छोर इधर मिला, एक छोर इधर मिला और एक छोर इधर मिला, छोर मीन्स किनारा, पॉइंट, ठीक है। तो 4 पॉइंट ऐसे अलग अलग जगह पे मिले और लास्ट में हमने इन पॉइंट्स को क्या करा भाई, जोड़ दिया। और जब इन पॉइंट्स को जोड़ा तो इसकी जो शेप बनी वो ट्रायंगल बनी, त्रिभुजाकार।
इसकी जो शेप बनी वो कैसी बनी भाई, त्रिभुजाकार। अब आपको ये थोड़ा ना लिखना है इस किनारे को जोड़ दिया इस किनारों को जेपना, आपने सिर्फ इतना सा लिखना है हड़प्पा की शेप त्रिभुजाकार थी, त्रिभुजाकार। हड़प्पा किस आकार में फैली थी, त्रिभुजाकार आकार में, ठीक है, ट्रायंगल शेप में। आप ऐसे ऐसे पॉइंट डाल के लिखते रहा करो बस। तो किस आकार में फैली थी भाई, ट्रायंगल, मतलब इस तरीके से फैली हुई थी। बट मैं अपने पढ़ाने के लिए अपना तरीका आपको बनाती हूँ। हम ऐसे याद करेंगे कि हड़प्पा त्रिभुज आकार में फैली हुई थी। सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि इसके सबसे ऊपर क्या पॉइंट था, सबसे नीचे कौन सा पॉइंट था, इधर कौन सा पॉइंट था, इधर कौन सा पॉइंट था। मतलब जैसे 4 डायरेक्शन नहीं होती है, तो ऐसे ही भाई 4 डायरेक्शन है, ठीक है। देखो सबका अपना अपना स्टाइल होता है। मैं बहुत ज़्यादा धीरे नहीं पढ़ा पाती, मतलब मुझे पता है कि बच्चों को कितना लेवल पढ़ना चाहिए, ठीक है। और जब आप इस वीडियो को देखोगे ना बाद में, आपको बिल्कुल भी स्पीड ज़्यादा लगने वाली नहीं है। अब देखिए, ये ऊपरी पॉइंट है, ये पॉइंट है, फिर ये पॉइंट है और फिर ये पॉइंट है। इसका मतलब क्या है, हड़प्पा में सबसे ऊपर कौन सा था। जैसे मैं आपसे कहूँ भाई हमारा भारत है, मैं कहूँ भाई बताना भारत में ऊपर क्या है, तो मैम आप कहोगे मैम भारत में ऊपर जम्मू कश्मीर है, ठीक है। मैम कहूँ भारत में नीचे क्या है, तो मैम आप कहोगे मैडम कन्याकुमारी है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो हड़प्पा संस्कृति बसी हुई थी, तो उसमें इसी तरीके से जब हड़प्पा संस्कृति बसी हुई थी तो उसमें सबसे ऊपर क्या था, सबसे ऊपर मतलब सबसे ऊपर वाला प्लेस क्या था, तो सबसे ऊपर वाला प्लेस था मांद्रा, या इसको हम मांडा भी बोल देते हैं बहुत सारी बुक्स में आपको। अब इंग्लिश मीडियम वाले कंफ्यूज ना हो, जस्ट ऐसे ही तो इंग्लिश में लिखोगे, ठीक है। और ये है जम्मू एंड कश्मीर में, ये कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर, ठीक है, सबको पता जम्मू एंड कश्मीर। और नदी कौन सी होती है भाई, चिनाब। और किस नदी के किनारे था ये, चिनाब नदी के किनारे था, ठीक है। ध्यान रखेंगे किस नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे था। तो सबसे ऊपर मांद्रा। अब जब नीचे की बात करें, मैं तुम्हें साथ साथ क्लास पूरी याद करवा के भेजूंगी, शांति से पढ़ो। सब ये जो बीच में है, ये जो नीचे है, नीचे था दयामाबाद। अब इनके नामों की शक्लों पे मत जाओ, ये भाई 4000 साल पुराने नाम है, तो तुम्हें सोनीपत, पानीपत, चंडीगढ़, करनाल, दिल्ली जैसे अच्छे नहीं लगने वाले, थोड़े से अजीब लगेंगे, धीरे धीरे पढ़ोगे सब समझ जाओगे। तो नीचे जो पॉइंट था वो था दयामाबाद। और ये दयामाबाद कहाँ स्टैंड करता है भाई, महाराष्ट्र में। दयामाबाद कहाँ स्टैंड करता है, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में नदी कौन सी है भाई, महाराष्ट्र में नदी कौन सी है, गोदावरी, ठीक है। महाराष्ट्र में नदी कौन सी है, गोदावरी। अब इसका जो पूर्व वाला साइड था, जो पूर्व वाला साइड है, इधर था आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर। ये यूपी साइड है, मेरठ में। नदी है हिंडन, ठीक है। नदी कौन सी है भाई, हिंडन। इधर जो प्लेस है वो था सुतकांगे डोर, ये पाकिस्तान में स्टैंड करता है, बलूचिस्तान में। और इधर जो नदी के किनारे था वो नदी थी कौन सी, दाशक। मैं समझाती हूँ ये क्या क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कहता है कि जो हड़प्पा जो संस्कृति थी भाई, जो इस तरीके से चल रही थी, तो इसके जो सबसे ऊपर वाला किनारा था, सबसे ऊपर वाला पॉइंट था, या सबसे ऊपर वाली सभ्यता थी। कोई भी क्वेश्चन पूछे, सीधा क्वेश्चन पूछेगा, हड़प्पा का ऊपरी छोर क्या था, ऐसे लिखेगा वो क्वेश्चन की लैंग्वेज, विच इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा का जो ऊपरी छोर था वो कौन सा था भाई, मांद्रा। वो कौन सा था, मांद्रा, या फिर उसको हम बोलते हैं मांडा, जो कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में, मतलब JNK में, जम्मू एंड कश्मीर में। और किस नदी के किनारे बसा हुआ है ये, चिनाब नदी के किनारे, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। फिर बात करें हड़प्पा के पूर्व में, हड़प्पा के पूर्व में था कौन सा भाई, आलमगीरपुर। हड़प्पा के पूर्व में कौन सा है, आलमगीरपुर। अब ये जो आलमगीरपुर है हड़प्पा के पूर्व में, ये कहाँ किस नदी के हैं, किस नदी के किनारे था, हिंडन नदी के किनारे। और कहाँ स्टैंड करता है ये, यूपी के मेरठ साइड में स्टैंड करता है, मतलब ये वाली जगह, ठीक है। अब है दयामाबाद। जो दयामाबाद है वो नीचे है, मतलब महाराष्ट्र में। आपको पता है ना दक्षिण में महाराष्ट्र है। और नदी कौन सी है, गोदावरी। और इधर कौन सा है भाई, सुतकांगे डोर, जो कि कहाँ पर है, बलूचिस्तान में। और किस नदी के किनारे है,
दाशक नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? दाशक नदी। अब देखो याद कैसे करोगे, बिल्कुल आसान सा तरीका है याद रखने का। क्वेश्चन आए हड़प्पा के ऊपर क्या है, हड़प्पा के ऊपर क्या है, तो हम याद करेंगे भाई दुनिया में सबसे ऊपर क्या होती है, दुनिया में सबसे ऊपर होती है माँ, बस। तो सीधा सा बात है, तो याद कैसे हो जाएगा, मांद्रा, कि हड़प्पा के सबसे ऊपर, दुनिया में सबसे ऊपर माँ होती है, तो भाई मांद्रा हड़प्पा में सबसे ऊपर है, और सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर है, तो बस याद हो गया जम्मू कश्मीर। और नदी कौन सी है भाई वहां पर? चिनाब। अब देखो इधर है पूर्व, पूर्व मीन्स पूर्वी, पूर्व पूर्वी आलमगीरपुर, पुर का कॉम्बिनेशन जा रहा है, पुर पूर्वी आलमगीरपुर, तो ऐसे करके याद कर लेंगे। और यूपी में है, ठीक है, हिंडन नदी। फिर दयामाबाद। अब देखो कोई बंदा हमसे दया मांगने आएगा, अब कोई कहेगा यार मेरे को माफ कर दे, अब कोई दया मांगने आएगा तो यूं तो नहीं ना कॉलर खींच के और तेरे को मैं बताऊं, ऐसा तो नहीं करेगा ना। अब कोई दया मांगने आएगा तो बेचारा बड़े प्यार से कहेगा मेरे को माफ कर दो जी, तो वो बेचारा नीचे झुकेगा, पैरों में झुकेगा, तो नीचे झुकेगा, ठीक है। तो नीचे वाली साइड मतलब दक्षिण वाली साइड जो किनारा था वो कौन सा है भाई? दयामाबाद, ठीक है, महाराष्ट्र गोदावरी नदी। अब इधर कौन सा है? इधर है भाई कौन सा? सुतकांगे डोर, सुतकांगे डोर। अब ये कैसे याद करेंगे? सुतकांगे डोर, डोर मीन्स दौर। आजकल जो दौर चल रहा है वो कौन सा चल रहा है भाई? वेस्टर्न सिविलाइजेशन का। और ये कहाँ है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान, हमारे लिए तो पश्चिमी हो गए ना देश, ठीक है। तो ऐसे करके हम याद कर लेंगे। और नदी कौन सी थी भाई? दाशक। नदी कौन सी थी? दाशक। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि ऊपरी किनारा क्या है, पूर्वी किनारा क्या है, पश्चिमी किनारा क्या है और दक्षिणी किनारा क्या है, तो आप इजीली इसको याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं। आगे है जो हड़प्पा की संस्कृति थी वो क्यों फेमस हुई थी, मतलब क्या रीजन था। हड़प्पा की संस्कृति अपने टाइम की सबसे प्रसिद्ध सभ्यता थी। मिस्र की सभ्यता जो बहुत प्राचीन सभ्यता है उससे बहुत ज्यादा बड़ी थी, दुनिया में सबसे विस्तृत सभ्यता। ध्यान रखना, सबसे बड़ी सभ्यता मिस्र की नहीं, मेसोपोटामिया की नहीं, हड़प्पा की सभ्यता मानी जाती है। मतलब बहुत ज्यादा बड़ी सभ्यता थी हड़प्पा की सभ्यता। अब भाई जो ये फेमस थी ना, ये किस लिए थी? ध्यान रखना, ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, ये अर्बन सिविलाइजेशन थी, ये एक नगरीय सभ्यता थी। ये क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में आ चुका है। पहली शहरी सभ्यता किसको कहा जाता है? तो पहली शहरी सभ्यता या पहली नगरीय सभ्यता किसको कहा जाता है भाई? तो पहली शहरी या पहली नगरीय सभ्यता किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है हड़प्पा संस्कृति को, ठीक है। पहली शहरी या पहली नगरीय सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर था ना, आप इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते कि इतने प्राचीन टाइम में यार लोगों ने इतना ज्यादा कैसे विकसित कर लिया। हम ऐसे सोचते हैं, ठीक है। इन्होंने ना बहुत ज्यादा मतलब कहते हैं ना, जैसे हम आजकल आर्किटेक्ट बुला के अपनी बिल्डिंग का नक्शा पास करवाते हैं, तो भाई इन्होंने ऐसे ऐसे नक्शे पास कर रखे थे। इन्होंने ना घर बिल्कुल इतने बढ़िया वाले तरीके से वेल सिस्टमेटिक घर बना रखे थे, ठीक है। ऊंचे ऊंचे दुर्ग बना रखे थे, ऊंचे ऊंचे ऐसे कई दुर्ग वाले थे जिसमें पुरोहित लोग रहते थे। ये कल की क्लास में कराऊंगी डिफ्रेंशिएशन तो। और ऐसे नालियां जब चल रही थी, अब नालियां जब जाती थी ना, पूरा पानी ऐसे जाके पूरे गांव में एक ऐसे जगह बना रखी थी। मतलब इतना सिस्टमेटिक था। और जो इनके मेन दरवाजे थे, खिड़कियां घर के अंदर, मतलब जैसे एक तो होता है मेन सड़क है ना, एक होता है घर का जैसे बैकयार्ड, पीछे वाला साइड, जो खिड़कियां हैं वो घर के पीछे ही खुलती थी। तो कहने का मतलब इतना सिस्टमैटिक इन्होंने बना रखा था कि बिल्कुल आप ये लगोगे कि यार किसी ने बहुत जबरदस्त तरीके से, जैसे चंडीगढ़ को प्लान करके बनाया ना, तो ऐसे ही प्लान करके बना रखा था हड़प्पा को, ये मान सकते हो आप, ठीक है। हड़प्पा और सिंधु एक ही है, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे सबसे ज्यादा मिली थी, तो इसीलिए सिंधु घाटी की सभ्यता इसको बोल देते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके बनाई हुई थी। मतलब सड़कें बिल्कुल सीधी जाती थी, 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी, कहीं भी कुछ भी भीड़ भाड़ नहीं होती थी। नालियाँ बिल्कुल ढकी हुई थी, पक्की ईंटों से बनी हुई थी। मतलब इतना सब कुछ इंफ्रा था हड़प्पा का, इसीलिए इसको क्या कहा जाता भाई? पहली नगरीय सभ्यता। अब पता हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है, यार ये इतनी ज़्यादा सिस्टमेटिक कैसे होगी नगर, मतलब इतना बढ़िया कैसे बन गया? तो उस टाइम, जैसे आज के टाइम हम विदेशों को देखते हैं और विदेश हमें इतने बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर लगते हैं, तो भाई उस टाइम भी विदेश थे। अब उस टाइम के विदेश कौन थे? उस टाइम के जो विदेश थे वो थे मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता। ध्यान से सुनते जाएंगे, यहां से क्वेश्चन निकलेगा पेपर के लिए। उस टाइम जो, मतलब आपको क्वेश्चन पूछ ले, हड़प्पा के समकालीन सभ्यता कौन सी थी, हड़प्पा के कंटेम्प्रेरी सभ्यता कौन सी थी। एक एक वर्ड जो मैं लिखूंगी ना, ऐसे तो इतिहास पढ़ाने को बहुत डीप और बहुत ज्यादा मैं पढ़ा दूंगी, लेकिन यहाँ हम इतना ही इतिहास पढ़ेंगे जितना जीएस में आता है, ठीक है ना, जीएस के हिसाब से। तो ये जो बच्चे बोलते हैं ना क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, तो ये एक एक लाइन अपने आप में एक एक क्वेश्चन ही है। अब क्वेश्चन आ गया कि हड़प्पा के समकालीन सभ्यता कौन सी थी,
तो हड़प्पा के जो समकालीन सभ्यता थी वो कौन सी थी भाई? मिस्र और मेसोपोटामिया की। अब दोनों में से एक चूज करना पड़े तो क्या करोगे? मान लो दोनों ऑप्शन हो तो एक चूज करना पड़े तो मेसोपोटामिया करेंगे। ठीक है, मेसोपोटामिया प्लेस था, सभ्यता थी। मेसोपोटामिया में भी स्पेसिफिक पूछे ना किन लोगों के साथ हड़प्पा अपना जब बिजनेस करती थी, व्यापार करती थी, तो मेसोपोटामिया के वो पीपल थे सुमेरियन। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, मेसोपोटामिया में जो पीपल थे, जो लोग थे, उनको सुमेरियन सभ्यता कहते हैं, सुमेरियन जाति कह दो, कुछ भी कह दो। इन सुमेरियन देश के साथ ही मेसोपोटामिया का क्या था भाई? व्यापार था। अब मेरी बात को ध्यान से समझेंगे कि ये इतना भव्य आर्किटेक्ट कैसे दिमाग में ले आते थे। तो ये जो हड़प्पा के लोग थे भाई, ये कपास उगाते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने इतिहास को आज ही तो शुरू किया है, तो इसका मतलब आपसे पूछ लिया जाए कि पहली खेती कौन सी थी, तो पहली खेती कॉटन थी, कपास थी। तो हड़प्पा के लोग क्या उगाते थे भाई? कपास। ठीक है, हड़प्पा के लोग क्या उगाते थे? कपास। तो इनकी जो पहली खेती, आपसे पूछा जाए विश्व में प्रथम खेती कौन सी हुई थी, तो ना तो गेहूं की हुई, ना चने की हुई, ना कुछ और हुई। विश्व में जो पहली खेती हुई थी वो कॉटन की हुई थी। किसकी हुई थी भाई? कपास की। ठीक है, तो हड़प्पा के लोग क्या करते थे? कपास उगाते थे, और कपास को उगा के ये अपना विदेशों में ले जाते थे व्यापार करने। अब उस टाइम विदेश कौन से थे भाई? ये मेसोपोटामिया, मिस्र और सुमेरियन। तो ये कपास का व्यापार करने जाते थे किसके साथ भाई? सुमेरियन लोगों के साथ। और जो सुमेरियन लोग थे ये कपास को सिंडोन बोलते थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2-3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, सिंडोम। ठीक है, ये जो लोग थे ये कपास को क्या बोलते थे भाई? सिंडोम बोलते थे। और इसी सिंडोम से भी कुछ साहित्यकार या कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसी सिंडोम से ही सिंधु निकला है। बट रियलिटी इज दैट सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, सिंधु नदी के आसपास बहुत सारी साइट्स मिली थी, इसीलिए सिंधु घाटी की सभ्यता बोलते हैं। बट बहुत सारी बुक्स में आपको ये लिखा मिलेगा। बट यहाँ से क्वेश्चन आपको कैसे याद करना है? क्वेश्चन आता है जो ग्रीक लोग थे वो हड़प्पा वाले लोगों को क्या बोलते थे, तो वो सिंडोम सिंडोम कहकर ही पुकारते थे। माना कपास के व्यापार करने जाते थे तो कहते भाई तुम कपास ले आए, तुम तो सिंडोम बन गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था कि जो बाहर की सभ्यताएं थी वो हड़प्पा के लोगों को क्या कहकर पुकारती थी, तो वो सिंडोन कह के पुकारती थी। हड़प्पा के लोगों को कह दो या कपास को, सही मायने में कपास को कहा जाता था। बट एक बार एक एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा कि कपास को क्या कहा जाता था, उन्होंने सीधा पूछ लिया कि ग्रीक भाषा में हड़प्पा वासियों को किस नाम से पुकारा जाता था, तो सिंडोन। ठीक है, कि हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से पुकारा जाता था? सिंडोम। अब ध्यान से देखिए भाई, ये अब कपास का व्यापार करने जाते, वहां से वेल प्लान देखते, अपने आके अपना वेल प्लान कर लेते सोसाइटी को। अब ये लोग जब व्यापार करने जाते सुमेरियन लोगों के साथ, भला आपको ये नहीं लगेगा इतिहास, आपको लगेगा कहानी सी पढ़ रहे हो आप और चीजें याद रहेंगी आपको। अब जब ये व्यापार करने जाते तो उस टाइम जो व्यापार था, क्वेश्चन आएगा, जो व्यापार था वो किस प्रणाली पर आधारित था? जो हड़प्पा संस्कृति का व्यापार था वो किस प्रणाली पर आधारित था? प्रणाली मीन्स किस टेक्निक पर आधारित था, कैसे व्यापार करते थे? कैसे व्यापार करते थे भाई? आजकल कैसे व्यापार करते हैं, ले भाई पैसे दे दे मेरे को चीज। उस टाइम ये नहीं था, उस टाइम पैसा ट्रेंड में ही नहीं था, पैसे का किसी को पता ही नहीं था। तो इनका जो व्यापार था वो वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। वस्तु विनिमय, जिसको इंग्लिश में बार्टर सिस्टम बोल देते हो आप। ठीक है, तो क्वेश्चन सीधा सीधा है, हड़प्पा संस्कृति का व्यापार किस पर आधारित था? तो आप याद रखेंगे हड़प्पा संस्कृति का व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था। वस्तु विनिमय मीन्स चीज के बदले चीज, मतलब आपने एक चीज ली और बदले में दूसरी चीज दे दी। ठीक है, हड़प्पा के लोगों को कुछ चीज लेके आनी थी तो वो दूसरी चीज ले लेते थे, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। हाँ प्रियंका, मैंने कितनी बार तो बताया, हड़प्पा संस्कृति और सिंधु सभ्यता एक ही है। सिंधु नदी का नाम है, सिंधु जो नाम है वो नदी का नाम है। उस नदी के आसपास हड़प्पा की बहुत सारी साइट्स मिली थी, इसीलिए हड़प्पा संस्कृति को सिंधु घाटी की सभ्यता कह देते हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता एक ही बात है। ठीक है, तो हड़प्पा संस्कृति का व्यापार किस पर आधारित था भाई? वस्तु विनिमय प्रणाली पर। अब ध्यान से सुनिएंगे, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अब भैया ये चल पड़े व्यापार करने, वस्तु विनिमय करने, व्यापार करने चल पड़े। अब ये चीजों को पैक पुक तो करके लेके जाएंगे ना अपनी चीजों को, और अब ये जब अपनी चीजों को पैक करके ले जाएंगे तो क्या होता था भाई उस टाइम? अब चीजें आपने पैक कर दी, पता कैसे चलेगा आपकी चीज है, पता कैसे चलेगा हड़प्पा की चीज है? तो ये चीजों पर क्या करते थे? एक मोहर लगा देते थे। ठीक है, स्टैंप लगा देते थे। जैसे आजकल आप दूर से ही कह दो ना, यार डोमिनोज से चीज आ रही है, देख देख ऊपर वालों ने तो डोमिनोज से पिज्जा मंगवाया, कहने का मतलब उसकी मोहर देख के हम पता लगा लेते हैं फटाफट। तो इसी तरीके से जो हड़प्पा के लोग थे ना भाई, जो हड़प्पा के लोग थे वो भी अपने व्यापार की चीजों पर मोहरें लगाते थे, स्टैंप लगाते थे। अब क्वेश्चन आएगा कि ये जो मोहरें हैं ये किसकी बनी होती थी? ठीक है, तो एक मिट्टी थी उस टाइम, लाल काली डोमट मिट्टी नहीं थी,
उस मिट्टी का नाम था शेल खंडी। ये क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में आता है। हड़प्पा संस्कृति की मोहरे बनाने के लिए किस मिट्टी को प्रयोग किया जाता था? तो हड़प्पा संस्कृति की मोहरे बनाने के लिए किस मिट्टी को प्रयोग किया जाता था भाई? शेलखंडी मिट्टी को प्रयोग किया जाता था। ठीक है, किस मिट्टी को प्रयोग किया जाता था? शेलखंडी मिट्टी को प्रयोग किया जाता था, मतलब इस मिट्टी से मोहरे बनाते थे। अब आप खुद बताओ भाई, मिट्टी से मोहर बनाएंगे तो वो टूट नहीं जाएगी, तो इसका मतलब उसको पकाएंगे भी, है ना? तो पकाने के लिए किस विधि को यूज करते थे? पकाने के लिए यूज करते थे ये टेराकोटा विधि को। थोड़ा सा भाई अपनी शक्ल बना दो, क्लास समझ आ रही है नहीं आ रही, मुझे पता तो चलता रहे तुम्हें क्लास पल्ले पड़ रही है नहीं। ठीक है, तो किस विधि से पकाते थे भाई? ये टेराकोटा विधि से। ठीक है, तो किस विधि से पकाते थे भाई? ये टेराकोटा विधि। ये क्वेश्चन आई थिंक मैं कल परसों ही कोई प्रीवियस पेपर करवा रही थी, उसमें आया हुआ था। तो हड़प्पा संस्कृति की मोहरों को पकाने के लिए किस विधि को यूज किया जाता है? टेराकोटा विधि को यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। और किस शेप में मिलती थी ये? रेक्टेंगल शेप में। ठीक है, आयताकार। तो ये मोहरों का जो शेप होता था वो कौन सा होता था भाई? आयताकार, मतलब रेक्टेंगल शेप में मिलती थी हड़प्पा की मोहरे, आयताकार शेप में मिलती थी हड़प्पा की मोहरे। बार्टरे सिस्टम बोलते हैं वस्तु विनिमय को। ठीक है, तो किस में मिलती थी भाई? आयताकार शेप में हड़प्पा की मोहरे जो है मिल जाती थी। तो यहां से 3-4 क्वेश्चन क्लियर हो गए। और इस पर किसका पिक्चर बना होता था? किसका पिक्चर बना होता था? एक सींग वाले गैंडे का, एक सींग वाले गैंडे का। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। अब देखो यहां से ना 4 क्वेश्चन निकल गए कि हड़प्पा अपना व्यापार किसके साथ करती थी? ध्यान से सुनिएगा, सुमेरियन देश के साथ। किस चीज का व्यापार करती थी? कपास का। किस चीज का व्यापार करती थी? कपास का व्यापार करती थी। हड़प्पा संस्कृति की मोहरे किस मिट्टी से बनी हुई थी? शेलखंडी मिट्टी से बनी हुई थी। हड़प्पा संस्कृति की मोहरे किस विधि से पकाई जाती थी? किस विधि से पकाई जाती थी? टेराकोटा विधि से पकाई जाती थी। उन पर किसका चित्र अंकित था? एक सींग वाले गैंडे का चित्र अंकित था। किसका चित्र अंकित था? एक सींग वाले गैंडे का चित्र अंकित था। और हड़प्पा की मोहरे किस शेप में बनी हुई थी? आयताकार। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है? हड़प्पा बना लिया। हड़प्पा बिल्कुल वेल प्लान नगर नियोजन था। ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, आंकड़े कल लिखाऊंगी जो थ्योरेटिकल चीजें हैं, आज कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, फिर हड़प्पा संस्कृति वाले आ गए, व्यापार करने भाग गए, व्यापार करा, मोहरे वोहरे लगाई, चीजें विजें पैक करी, वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले वस्तु ली, चल मेरे भाई छुट्टी। पहली खेती कपास, लेकिन खाने वाली पूछे ना, खाद्य पदार्थ वाली, तो जौ थी, ध्यान रखना, जौ। पहली खेती जौ थी, खाद्य पदार्थ खाने वाली। जो होते हैं ना, जो गेहूं जैसे होते हैं, छिलके में होते हैं, पता नहीं चावल जैसे होते हैं, गेहूं जैसे, जो हम नवरात्रों में उगाते हैं, आई थिंक उसके अंदर चावल होता है। ठीक है, हाँ, तो जौ थी भाई पहली जो खेती थी हड़प्पा संस्कृति से। खाद्य पदार्थों में पूछे, खाद्य पदार्थों में कुल पूछे कितनी फसलें उगाते थे हड़प्पा के लोग? टोटल जो है 9 प्रकार की फसलों को उगाते थे। जो टोटल में फसल पूछे तो हड़प्पा के टोटल 9 प्रकार की फसलों को उगाते थे। अब चलते हैं, अब है हड़प्पा संस्कृति की लिपि कौन सी थी? लिपि, यू नो क्या होता है लिपि? लिपि होता है जो लैंग्वेज लिखते हैं हम, किसी भी भाषा को जो हम लिखते हैं, तो वो चीज़ क्या कहलाती है बच्चे? लिपि कहलाता है। किसी भी भाषा को चिन्हों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से, साइंस के माध्यम से, साइन, चिन्ह, प्रतीक, सिंबल्स के माध्यम से जब हम किसी भाषा को लिखते हैं ना, तो वो चीज़ क्या कहलाती है बच्चे? लिपि कहलाती है। ठीक है, चिन्ह के माध्यम से, प्रतीक के माध्यम से, सिंबल्स के माध्यम से किसी भी भाषा को लिखना क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। तो जो हड़प्पा संस्कृति के लोगों की जो लिपि आपसे पूछा जाए तो वो लिपि कौन सी थी भाई? उसका नाम था बैस्ट्रोफ्रेदन। बैस्ट्रोफ्रेदन, इन इंग्लिश यू कैन से बैस्ट्रोफ्रेदन, एंड इन हिंदी भाव चित्रात्मक। ठीक है, तो हड़प्पा संस्कृति की लिपि की यदि हम बात करें तो लिपि थी भाई भाव चित्रात्मक। अब हमने कल इतिहास के 3 टाइप पढ़े थे, आपको याद हो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक ऐसा पीरियड था जिसका कोई लिखित अवशेष नहीं है, जिसका कुछ भी नहीं पता, हमें कुछ पता ही नहीं तो हम उसको पढ़ भी नहीं रहे। यही जो पत्थरों वाला काल था जिसको हम अलग से पढ़ाएंगे, तो ये पत्थरों वाला जो टाइप था ये प्री हिस्टोरिक पीरियड के अंदर आ जाता है। अब क्वेश्चन आए हड़प्पा वाला टाइप किसके अंदर आता है? तो देखो हड़प्पा में क्या था, रिटर्न तो चीजें मिली थी, लिखी हुई तो मिली थी, बट हम उनको समझ नहीं पाए, उनको पढ़ नहीं पाए। ये हड़प्पा की लिपि भी भैया कुछ ऐसी ही थी। हम ये हमें दिख तो गई, मतलब चिन्ह विन ऐसे करके, मतलब चिन्ह विन बने हुए थे खूब बढ़िया वाले तरीके से, खूब सारे सिंबल से हमने देख तो लिया, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए। जब हम उसको पढ़ ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए, तो भाई हड़प्पा किस टाइम के अंदर आ गया?
हड़प्पा प्रोटो हिस्टोरिक टाइम के अंदर आ गया। ठीक है, जब हम उसको पढ़ ही नहीं पाए, जब हम उसको समझ ही नहीं पाए, तो हड़प्पा किस टाइम के अंदर आ गया भाई? प्रोटो हिस्टोरिक टाइम के अंदर आ गया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हड़प्पा किस टाइम में आ गया? प्रोटो हिस्टोरिक टाइम में ही आ गया, जब हम उसको पढ़ ही नहीं पाए, जब हम उसको समझ ही नहीं पाए। तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाएगा, हड़प्पा इतिहास के किस काल से संबंधित है? प्रोटो हिस्टोरिक काल से। ठीक है, अर्ध ऐतिहासिक काल से संबंधित है। तो इसकी जो लिपि थी वो भाई कुछ कुछ चिन्ह बने हुए थे, ऐसे ऐसे पता नहीं क्या क्या कुछ कुछ करके, और ये हमेशा ये कैसे लिखी गई थी? राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। जैसे हम ऐसे लिखते हैं ना, हम ऐसे लिखते हैं, बट ये लोग पता है ऐसे लिखते थे। ठीक है, हड़प्पा के लोग इस तरीके से लिखते थे। मतलब ये कैसे लिखते थे भाई? इधर से शुरू करते थे, लिखते क्या थे? ये ऐसे ऐसे पता नहीं क्या बनाते थे, चिन्ह से बनाते रहते थे। ठीक है, उल्टे सीधे कुछ कुछ चिन्ह बनाते रहते थे, और ऐसे 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 चिन्ह बना के ये ऐसे ऐसे चलते रहते थे इस तरीके से हड़प्पा के लोग। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है हड़प्पा के लोगों की लिपि कैसी थी? तो दाएं से बाएं, जैसे हमारी क्या है? बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट है ना, ये बाएं दाएं बड़ा कंफ्यूज करता है, मतलब लेफ्ट राइट है हमारी, तो इनकी क्या थी? राइट टू लेफ्ट थी। अब इस लिपि को किसी ने नहीं पढ़ा, किसी ने नहीं समझा, किसी को कुछ समझ ही नहीं आई। चित्र चित्र बने हुए थे, चित्रात्मक, तभी तो इसको बोला चित्रात्मक, मतलब पिक्टोरियल, पिक्टोरियल क्वालिटी थी, कुछ इमोशंस, कुछ भाव दिख रहे थे इनकी लिपि में। क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा फोटो हमें किसकी नजर आ रही थी? मतलब बहुत ज्यादा फोटो किसकी नजर आ रही थी? तो मछली की शेप। ठीक है, सबसे मैक्सिमम जो इनकी लिपि थी उसके अंदर जो ज्यादा से ज्यादा चिन्ह हमें दिखाई दे रहे थे, तो मछली के आकार के दिखाई दे रहे थे। ठीक है, ठीक है, तो वो किस आकार के दिखाई दे रहे थे भाई? मछली के आकार के दिखाई दे रहे थे। क्लियर? ध्यान रखेंगे। क्लियर हुआ भाई यहां तक? क्लियर? ठीक है, तो हड़प्पा की लिपि का नाम बेस्ट्रोफेदन। ध्यान रखना, ये पढ़ी नहीं गई, समझी नहीं गई, तो इसको पहली लिपि का दर्जा भी नहीं मिला। तो यदि क्वेश्चन पूछ लें आपको हिंदी में कि प्राचीन लिपि कौन सी है, हिंदी में बात हिंदी कर रही हूँ, इतिहास की नहीं कर रही, इतिहास की बताऊंगी। हिंदी में पूछे प्राचीन लिपि कौन सी है, तो हम आंसर देते हैं ब्राह्मी लिपि, जो अशोक के टाइम में। आगे हम अशोक को पढ़ेंगे तो इस लिपि को पढ़ेंगे। तो हिंदी में जो लिपि थी वो कौन सी थी भाई? ब्राह्मी लिपि थी, जो अशोक के टाइम में आई थी। तो ब्राह्मी लिपि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे प्राचीन लिपि है, ये हिंदी की है। लेकिन आपसे पूछे इतिहास की प्राचीन लिपि कौन सी है, इतिहास की प्राचीन लिपि का नाम पूछे या प्राचीन भाषा का नाम पूछे, इतिहास शब्द लिखे ना, इतिहास, हिंदी की बात नहीं चल रही, इतिहास की बात चल रही, तो आप आंसर करेंगे सुमेरियन। ठीक है, इतिहास की सबसे प्राचीन भाषा आपसे पूछी जाए तो आप आंसर करेंगे सुमेरियन। ठीक है, और लिपि तो आपको पता ही है, प्राचीन लिपि यही है, बेस्ट्रोफेदन। ठीक है, बट हिंदी की पूछे तो आप ब्राह्मी नाम दोगे, क्योंकि इसको पढ़ा नहीं गया था, तो इसीलिए इसको प्रथम लिपि का खिताब भी नहीं मिला था। तो ये क्वेश्चन आता है, क्या हड़प्पा की लिपि को पढ़ा गया, नहीं पढ़ा गया? तो अज्ञात है, आज तक ऐसे बोलते हैं, अज्ञात है, हमें इसके बारे में नहीं पता है। ठीक है भाई, अब बात आती है, हड़प्पा के लोग भाई घूमते थे, फिरते थे, बहुत अच्छी जिंदगी को एंजॉय करते थे बढ़िया वाले तरीके से। औरतें खूब गहने वहने पहनती थी, चांदी वांदी सोना सोना सब पता था हड़प्पा के लोगों को बढ़िया वाले तरीके से, चांदी वांदी सोना सब कुछ हड़प्पा के लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता था। अब होता क्या है, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं हड़प्पा के लोगों के लिए। हड़प्पा के लोग एक तो लोहे को नहीं जानते थे, लोहा, तलवार, तंबाकू, ठीक है, और घोड़ा। आपको बेसिकली किताबों में मिलता है हड़प्पा के लोग लोहे को नहीं जानते थे, बट आपको ध्यान रखना है लोहे के साथ साथ तलवार है, तंबाकू है, घोड़ा है। हड़प्पा के लोग ना लोहे को जानते थे, ना तलवार को जानते थे, ना तंबाकू को जानते थे, और ना ही घोड़े को जानते थे। ठीक है, तो हड़प्पा के लोग भाई लोहा, तलवार, तंबाकू, घोड़ा किसी भी चीज से वाकिफ नहीं थे। इनको नहीं पता था क्या लोहा होता है, इनको नहीं पता था क्या तलवार होती है, इनको नहीं पता क्या तंबाकू होता है, इनको नहीं पता क्या घोड़ा होता है। ठीक है, लेकिन घोड़े के अवशेष मिले थे, वो हम पढ़ेंगे कल की क्लास में जब अवशेष पढ़ेंगे। ठीक है, तो लोहा, तलवार, तंबाकू, घोड़ा, हड़प्पा के लोग इसको नहीं जानते थे। इनका जो फेवरेट गेम होता था शतरंज, शतरंज तो मुझे लगता है सबने खेला होगा, जिसको हम चेस बोलते हैं, है ना, शतरंज जिसको हम चेस बोलते हैं। तो हड़प्पा के लोग किसको खेलते थे भाई? शतरंज को खेलते थे। किसको खेलते थे? शतरंज, मतलब शतरंज को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, जो बेसिकली हड़प्पा के लोग थे। हड़प्पा के जितने भी नगर थे ना, वो कैसे बने हुए थे? दुर्ग दुर्ग करके। दुर्ग मतलब ऐसे ऐसे नहीं होता, ऊंचे ऊंचे से बने हुए थे, ऐसे ऐसे। ठीक है ना, हड़प्पा का एकमात्र ऐसा नगर था जो 3 भागों में बटा हुआ था। क्वेश्चन आता है हड़प्पा का कौन सा नगर था जो 3 भागों में बटा हुआ था?
तो हड़प्पा का एक नगर था भाई धोलावीरा। ये क्वेश्चन भी शायद क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया था। धोलावीरा, हड़प्पा का नगर था धोलावीरा, जो कि 3 भागों में बटा हुआ था। हड़प्पा के बहुत सारे नगर थे, सब में दुर्ग बने हुए थे, मतलब ये ऐसे ऊंची ऊंची चोटियां सी बनी हुई थी। लेकिन क्वेश्चन आता है एक नगर ऐसा था जिसमें कोई चोटी नहीं बनी हुई थी। अब ये जो धोलावीरा, पूरी टेबल बनाऊंगी, कल की क्लास है ना, कोई भी बच्चा मिस मत करना। कल की क्लास में हड़प्पा संस्कृति के 30 से 40 क्वेश्चन है ना, 30 से 40 क्वेश्चन मैं तुम्हें विद इन 10 मिनट्स या 5 मिनट में याद करवा दूंगी। 30 से 40 क्वेश्चन कल की क्लास कोई भी मिस नहीं करेगा। कल हड़प्पा संस्कृति का जो हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, कोई भी मिस ना करे। 30 से 40 क्वेश्चन एक ही बोर्ड पे बना के तुम्हें विद इन 5 मिनट याद करवा दूंगी, ठीक है। तो कल की 5 से 6 बजे वाली क्लास कोई मिस मत करना, ये चीज़ ध्यान रखें। मैम ये क्वेश्चन नेट में भी आया था, क्या बात भाई, नेट लेवल का इतिहास पढ़ा रहे हैं हम, मैं तो सिंपल पढ़ा रही हूँ। हाँ, अब देखिए, सिंपल नहीं मतलब जिसका एग्जाम के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना। तो क्वेश्चन आया था कि कौन सा ऐसा एक नगर है जिसमें कोई दुर्ग नहीं बना हुआ था। तो ध्यान रखना, उस नगर का नाम है चूहंदड़ो। अभी कुछ बच्चों को ये नाम बहुत अजीब लगेंगे, जो हमारी नई जनरेशन है, जो पढ़ती नहीं है, जो थोड़ा सा सोचती है यार ये क्या हो रहा है, ये तो बड़े अजीब अजीब से नाम है। फील मत करना, कुछ भी, कोई अजीब नहीं है। मैंने अभी बोला 4200 साल पुराने नाम है, कल और भी अजीब अजीब नाम सुनोगे। हड़प्पा के साथ साथ और भी तो साइट मिली, मोहनजोदड़ो मिली, चूहंदड़ो मिली, कालीबंगा मिली, सुतकांगेडोर मिली, मांद्रा मिली, पता नहीं क्या क्या पढ़ेंगे कल हम, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो चूहंदड़ो, तो ध्यान रखना ये सीधा सीधा क्वेश्चन था कि कौन सा ऐसा है जगह है जो कि दुर्ग की शेप में नहीं बनी हुई थी। तो हड़प्पा का एक नगर है जिसका नाम है चूहंदड़ो। कैसे याद करेंगे, चूड़ी से याद कर लेंगे, चूड़ी, चूहंदड़ो चूड़ियों से रिलेट कर रहा है। और भैया चूड़ी तो गोल होती है, अब जब चूड़ी गोल होगी तो वो ऐसी कैसे हो सकती है, बस तो याद रख लेना हमेशा के लिए कि कौन सा नगर है भाई जो इससे नहीं बना होता। तो ये जो धोलावीरा है ये गुजरात में स्टैंड करता है, ठीक है, धोलावीरा है गुजरात में स्टैंड करता है। तो ये मेन से पॉइंट याद रखेंगे। फिर हड़प्पा में एक बहुत बड़ा सा जलाशय था, जलाशय समझ रहे हो, जलाशय मीन्स ये तालाब सा टाइप में नहाने वाला। तो हड़प्पा में बहुत बड़ा सा जलाशय था। तो ये जो बहुत बड़ा सा जलाशय था ये भी कहाँ था भाई, धोलावीरा में, ठीक है, ये भी कहाँ था, धोलावीरा में ही था, बहुत बड़ा सा जलाशय, या स्टेडियम कह दो आप, ठीक है, स्टेडियम करके क्वेश्चन पूछा गया था भाई, खेलने का स्टेडियम भी बना रखा था उस जमाने में, ठीक है। तो वो जो स्टेडियम कह दो तो वो भी कहाँ पर था भाई, धोलावीरा के अंदर ही था, वो भी कहाँ पर था, धोलावीरा के अंदर। अब क्वेश्चन आता है हड़प्पा संस्कृति का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर कौन सा था। हड़प्पा में बहुत सारे नगर थे, तो सबसे बड़ा जो नगर था वो था मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर कौन सा था भाई, तो मतलब हड़प्पा का जो सबसे बड़ा एरिया कवर किया हुआ था वो किसने, जैसे अपना कह देते हैं ना, अपना सबसे बड़ा हरियाणा का सिरसा है, ठीक है ना, अपना सबसे बड़ा सिरसा है। पहले भिवानी होता था लेकिन भिवानी से चरखी दादरी अलग हो गया है, तो अब हरियाणा का सबसे बड़ा एरिया सिरसा है, आपको पता है, ठीक है। तो याद रखेंगे यहाँ पर आप क्या, मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो हड़प्पा का क्या था भाई, सबसे बड़ा नगर था, किस दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से था, ठीक है। इंग्लिश में भी ये नाम सेम ही है बेटा, मोहनजोदाड़ो ऐसे ही लिखा मिलेगा आपको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर कौन सा था, मोहनजोदाड़ो। बट क्वेश्चन का डिफरेंस याद रखना, पूछा जाए भारत में कौन सा था, मोहनजोदाड़ो तो पाकिस्तान में स्टैंड करता है, ठीक है, ये तो पाकिस्तान में स्टैंड करता है। भारत में पूछे तो भारत में अगेन आपको ध्यान रखना है, भारत में सबसे बड़ा नगर हड़प्पा का धोलावीरा ही था, ठीक है। तो क्वेश्चंस के डिफरेंस को हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन के डिफरेंट जो डिफरेंसेस हैं उनको हमेशा ध्यान रखना। हम क्या करते हैं, सबसे बड़ा नगर, हमारा दिमाग सेट है मोहनजोदड़ो, पेपर में पूछ रहा है भारत का, हम टिक करके आ रहे हैं मोहनजोदड़ो। भारत का सबसे बड़ा नगर आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है क्या भाई, धोलावीरा ही था भारत का सबसे बड़ा नगर, ठीक है। अब हड़प्पा में एक और है स्पेशल क्वेश्चन, जैसे बहुत सारी जगह बहुत सारे कल्चर मिले, बहुत सारे अवशेष मिले, जो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, मैंने कहा ना टेबल बना के, तो बहुत सारी जगह बहुत सारे अवशेष मिले। एक जगह ऐसी थी जहां पर 5 संस्कृतियों के एक साथ मिले, मतलब कहने का मतलब देखो, एक जगह है यहाँ पे कुछ मिल गया, एक जगह यहाँ पे कुछ मिल गया, लेकिन भाई एक जगह ऐसी थी जहां पर अलग जगह की चीज मिली, फिर अलग जगह की चीज मिली, फिर अलग जगह की चीज मिली, मतलब ऐसे 5 जगह की चीज एक ही जगह पे मिली, मतलब। तो क्वेश्चन आता है हड़प्पा का कौन सा नगर है जिसमें 5 संस्कृतियों के अवशेष मिले थे, ठीक है। हड़प्पा का कौन सा नगर है जिसमें 5 संस्कृतियों के अवशेष मिले थे, तो आपको ध्यान रखेंगे हड़प्पा का कौन सा नगर है जिसमें 5 संस्कृतियों के अवशेष मिले थे, तो वो जो नगर है ये था पंजाब में रोपड़, ठीक है,
ये था क्या, पंजाब में रोपड़, जहां पर आपको क्या मिला था बच्चे, 5 संस्कृतियों के अवशेष एक साथ देखने को मिले थे। मतलब डिफरेंट डिफरेंट 5 संस्कृति हमें देखने को मिली थी। कहां पर भाई, रोपड़ में। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इनफ फॉर द डे। अब अपनी नेक्स्ट क्लास भी है। ठीक है भाई, कल हड़प्पा संस्कृति को होप सो कंप्लीट करेंगे, कल या परसों, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, तो कल की क्लास बिल्कुल मिस मत करना। टाटा बाय बाय, इनफ फॉर द डे। करते हैं आज दूसरी क्लास स्टार्ट। ठीक है, तो क्या याद रखेंगे भाई, फटाफट से इन शॉर्ट रिवाइज कर लो। हमने सबसे पहले पढ़ा हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता दयाराम साहनी, उसको हेल्प की माधव वस्त ने की। उसका जो अध्यक्ष था वो जॉन मार्शल था। खुदाई की चार्ल्स मेसन ने, पहली बार प्रकाश डाला चार्ल्स मेसन ने। पुरातत्व विभाग के जनक कनिंघम को माना जाता है। डेट्स इट, इतना ही याद रखना था रेफरेंस से। फिर आपको याद रखना है कि हड़प्पा संस्कृति की सबसे पहली नगरीय सभ्यता मानी जाती है, सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। इनका जो व्यापार था वो वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। टेराकोटा विधि से इनकी मोहरें पकाई जाती थी, और इनकी मोहरें जो है आयताकार शेप में बनी होती थी। और इनका जो व्यापार था बेसिकली वो बार्टर सिस्टम पर बेस्ड था। आफ्टर दैट हमने किया, हड़प्पा के लोग किस चीज़ को नहीं जानते थे, लोहा, तलवार, तंबाकू, इन चीज़ों को हड़प्पा के लोग नहीं जानते थे। एंड यू जस्ट रिमेंबर, 5 संस्कृतियों के अवशेष एक साल रोपड़ में मिले। हड़प्पा का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो, लेकिन भारत में सबसे बड़ा नगर धोलावीरा। धोलावीरा एक ऐसा नगर था जो 3 भागों में डिवाइडेड था। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ आप याद रखेंगे। सबसे पहली जो खेती है वो याद रखेंगे, कपास से रिलेटेड है। फिर दूसरी जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखेंगे किससे रिलेटेड है भाई, कपास के बाद जो जिसमें से शायद गेहूं निकलता है। ठीक है, हाँ गेहूं निकलता है जो में से, है ना। तो ये जो है याद रखेंगे। इट्स द पार्ट 1 ऑफ हड़प्पा संस्कृति। कल की क्लास में हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में, हिंदी वाली में। आ जाओ फटाफट से। सोनम पूछ रही है, मैम सिलेबस कवर हो जाएगा आपके मटेरियल से? अरे सोनम, यदि बेटा तुझे लग रहा था कवर नहीं होगा तो क्यों पैसे खराब करे हैं। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जो बच्चा हमारे पास आ गया ना, आप यकीन मानिए, आप ये बोल के जाओगे कि मैम हमने इससे ज़्यादा पढ़ाई नहीं की किसी भी बैच में। हर एक सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ। अभी क्लास शुरू हुई है, अभी मैथ भी पढ़ेगा, अभी मैथ्स के राकेश सर भी आएंगे, अभी आपको कंप्यूटर भी लाइव पढ़ाया जाएगा, अभी आपको साइंस, आपको इतना पढ़ा दिया जाएगा ना इस बैच में कि आप ये कहोगे मैम हमने इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा, बस जी बहुत हो गया, सिलेबस खत्म कर दो। हर चीज़ पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो। मैं हमेशा कहती हूँ तुम्हें कुछ नहीं करना, जितना हम पढ़ाएं। अभी बहुत टाइम है, अभी नहीं पता स्क्रीनिंग कब होगा, मार्च में हो, अप्रैल में हो, जब हो। हमारा टारगेट है कि मार्च तक ये सिलेबस कंप्लीट हो। आपके पास इतने दिन बैच है, आराम से लिखो। खुद के नोट्स जो बच्चा बनाता है वो ही बच्चा दुनिया में सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, क्लास के बाद 1 मिनट टाइम लगा के, जैसे कल शुरू होने से पहले सुबह सुबह दोबारा देख लो इतना। और टेंशन मत लेना, टेंशन लेने वाले बच्चे टेंशन में ही रह जाते हैं। ठीक है भाई, आ जाओ फटाफट हिंदी क्लास के लिए, 2 मिनट में